अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी केयर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में बेसिकली हम फ्लूइड्स की मोशन को पढ़ते हैं। जैसा कि डेफिनेशन इसकी आपको शो की गई है वो है द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है ना। तो फ्लूइड्स जब मूव करेंगे तो वो किस तरह से मूव करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी की सारी फ्लूइड डायनामिक्स में हमने स्टडी करनी है। बेसिकली चूँकि ये डायनामिक्स है, काइनेमेटिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड्स के फ्लो करने के तरीके को भी देखेंगे और साथ साथ फ्लूइड्स क्यों फ्लो करते हैं वो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। जिस तरह काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन, डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन एज वेल एज द कॉज ऑफ मोशन, फिर फोर्स भी आ जाती है। तो वो फोर्स की जगह जहाँ पे प्रेशर होता है, फ्लूइड्स क्यों फ्लो करते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हम अपनी पूरे की पूरी ऑब्जर्वेशन को इजी बनाने के लिए पूरे के पूरे फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स थ्रू पाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। ऐसे नहीं हमने फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना कि गिलास पानी का टेबल पे गिरा दिया वो देखेंगे कि किस तरह फ्लो करता है, नहीं। काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल पाथ है, कुछ ना कुछ हमें आइडियल केसेस रखने, हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन करनी है। जिस तरह काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में हम कहते हैं फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करो, जी की वैल्यू 10 अप्रॉक्सीमेट करो, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक सेट, हमारा पूरा का पूरा एक प्लेथोरा होता है डेटा का, उसकी बेस पर ही पूरा चैप्टर होता है। हर सवाल में हम फ्रिक्शन को जीरो ही रख रहे होते हैं। पेंडुलम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए, पेंडुलम जिस जगह पे लटका हुआ है उसकी सपोर्ट फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसी तरह से फ्लूइड्स की भी हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़, आइडियल फ्लूइड की एक टर्म बाकायदा डिफाइन कर लेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ वाला फ्लूइड है हमारा, हम जो फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा इसका फ्लो, फ्री फ्लो हम नहीं देखेंगे, हम हमेशा किसी ना किसी पाइप के अक्रॉस ही फ्लूइड का फ्लो देखेंगे ताकि केस सिंप्लीफाई किए जा सकें, उन पर इक्वेशंस लगाना आसान हो सके और हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। रैंडम फ्लूइड मोशन अनप्रेडिक्टेबल है, उसको फ्लूइड डायनामिक्स में नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है ना। तो एक हमने सिलेंड्रिकल पाइप्स में से देखना है और दूसरी बात ये कि चूंकि ये काइनेमेटिक्स नहीं है डायनामिक्स है, तो प्रेशर को भी देखेंगे। प्रेशर इज बेसिकली द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। जिस तरह डायनामिक्स ऑफ मैकेनिक्स की जो ब्रांच डायनामिक्स है उसमें जब हम कहते हैं कि कॉज ऑफ मोशन क्या, हम कहते हैं फोर्स। सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में जब हम जाते हैं हम कहते हैं कॉज ऑफ रोटेशन क्या है, क्या चीज़ रोटेट करवाती है, तो फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं टॉर्क से। हम कहते हैं टॉर्क जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, फोर्स का ही एनालॉग है जो सर्कुलर मोशन में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर उसकी जगह हम प्रेशर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो फोर्स का ही एनालॉग जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो होगा प्रेशर। बेसिकली द कॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो इज नॉट प्रेशर, इट इज़ बेसिकली प्रेशर डिफरेंस। अगर आपके पास एक पाइप है, यहाँ पर प्रेशर है P2, यहाँ पर है प्रेशर P1 एंड P1 इज नॉट इक्वल टू P2, सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप। तो उसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कितना फ्लो करेगा, किस रेट पर फ्लो करेगा, किस तरफ फ्लो करेगा, ये सारी चीज़ें ये डेल्टा P डिफाइन करेगा। सो प्रेशर डिफरेंस इन पाइप इज बेसिकली द कॉज दैट फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ पाइप। अब फ्लूइड होता क्या है ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फ्लूइड इज बेसिकली एनीथिंग दैट कैन फ्लो। ठीक है ना। इसमें सॉलिड्स नहीं आते, इसको नहीं रहेगा। बाकी जो दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लिक्विड और गैस, ये दोनों के दोनों फ्लूइड्स में आते हैं। आप गैस को भी फ्लूइड ही कंसीडर करते हैं। फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता। लिटरली अगर आपके पास दो ग्लासेस हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप एक गिलास से दूसरे गिलास में पोर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड कैन फ्लो। ठीक हो गया। तो जब भी मैं वर्ड फ्लूइड बोलूँगा तो आपके दिमाग में झपाक से ये दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर आ जानी चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ ये नहीं आना चाहिए जैसा कि ज़्यादातर बच्चों के जहन में वर्ड फ्लूइड सुन के सिर्फ लिक्विड ही आता है। नहीं, अगर आपको फिजिक्स आती है तो फिर आपके जहन में वर्ड फ्लूइड सुन के ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ठीक हो गया। ये हमने बेसिक्स पढ़ ली फ्लूइड डायनामिक्स होता क्या। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ आइडियलाइज्ड सिनारियो हमें डिसाइड करना पड़ेगा जिसकी बेस पर हम फ्लूइड फ्लो को स्टडी करेंगे। पहला तो फ्लूइड फ्लो होगा किसके थ्रू, सिलेंड्रिकल पाइप्स के थ्रू ही होगा हमेशा। और पाइप्स भी सिलेंड्रिकल, मैंने लिखा है स्लाइड में, सिलेंड्रिकल ही होने चाहिए, रेक्टेंगुलर इस तरह के नहीं होने चाहिए। क्यूब शेप के डिफरेंट और किसी भी शेप के हमने नहीं स्टडी करने, सिर्फ सिलेंड्रिकल। ठीक है, वो उसको आइडियलाइज कर दिया हमने। फ्लूइड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब आप में से जो पीटीबी वाले हैं उन्होंने ये सारी नहीं पढ़ी होंगी, एफटीबी वालों ने सारी पढ़ी होंगी। पहली चीज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ये है कि पार्टिकल्स इस तरह हैं, एक अगर फ्लूइड के मैं इनको कंप्रेस करता हूँ, बाहर से इनके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाता हूँ तो पार्टिकल क्या होता है, इस तरह से करीब आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। डेंसिटी क्या थी, कम थी, पार्टिकल दूर दूर थे।
यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा डेंस हो गए हैं, डेंसिटी इनकी बढ़ गई है। तो ये कंप्रेसिबल फ्लूइड की अलामत है कि जब आप उसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगाते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। कंप्रेस हो जाना एक लेमैन टर्म में हम कहते हैं डेंसिटी उसकी वेरिएबल है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज द फ्लूइड जिसकी डेंसिटी वेरिएबल ना हो, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू पुट ऑन इट, ठीक है ना। ये डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नॉन विस्कस हो। अभी हमने आगे फ्लूइड फ्लो पढ़ना है, हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है तो इसके अंदर जब एक स्ट्रीम लाइन लेमिनार फ्लो होता है तो होता इस तरह से कि ऐसा है कि पूरा का पूरा सिलेंडर है। अभी यहाँ पर मैंने इस तरह 2 डायमेंशनली शो किया, बेसिकली पूरा का पूरा सिलेंडर ही है। आउट ऑफ पेज सिलेंडर आएगा, इनटू द पेज ये पूरा गोल पाइप बनेगा। सो पाइप के अंदर बाहर कुछ पानी है जो पाइप की दीवारों के साथ है, कुछ पानी उसके थोड़ा सा अंदर है, कुछ पानी फिर उसके मजीद थोड़ा सा अंदर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इस तरह से आपको बना के दिखाऊं तो आप कहेंगे ये इसकी बाहर वाली पाइप है, ये उसके अंदर एक फ्लूइड की लेयर है जो फ्लो कर रही है, ठीक है। फिर उसके अंदर मजीद एक फ्लूइड की लेयर है, ये फ्लो कर रही है। फिर उसके अंदर मजीद एक फ्लूइड की लेयर है, ये भी फ्लो कर रही है लाइक दिस। और फिर सेंटर के अंदर भी कुछ फ्लूइड्स के पार्टिकल्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी पार्टिकल्स आउट ऑफ द पेज फ्लो कर रहे हैं, ये भी पार्टिकल आउट ऑफ द पेज फ्लो कर रहे हैं, ये भी पार्टिकल्स आउट ऑफ द पेज फ्लो कर रहे हैं। ये पानी इस तरह से बाहर बह रहा है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि लेमिनार फ्लो में डिफरेंट लेमिना बन जाते हैं। लेमिना का मतलब है लेयर, ठीक है, इसीलिए उसको लेमिनार फ्लो कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। उसकी अपनी अपनी लेयर्स हैं फ्लूइड्स की, डिफरेंट फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो साथ साथ जा रही हैं। इन डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट कहने का तुक क्या बनती है, क्योंकि इनकी स्पीड डिफरेंट होती है सबकी। सारे ये लेयर्स सेम स्पीड से फ्लो नहीं कर रहे होते, हम आगे पढ़ेंगे खैर। तो अब एक लेयर आगे जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं इस तरह से 2 लेयर्स हैं, एक लेयर फ्लूइड की इधर जा रही है, सारे पार्टिकल एक और स्पीड से जा रहे हैं, इसके साथ कुछ और पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं। तो जो रियल फ्लूइड्स होते हैं इन दोनों लेयर्स में आपस में फ्रिक्शन होती है। अगर ये दोनों इकट्ठी जाती तो साफ ज़ाहिर आपस में पार्टिकल्स ने रगड़ नहीं खानी थी, लेकिन एक आगे जा रही है लेयर, दूसरी थोड़ी सी पीछे खिसकती जाएगी, स्लो होती जाएगी, तो आपस में क्या होता है इनकी रगड़ लगती है। तो ये जो लेयर स्लो जा रही है इसने इस तेज जाती हुई लेयर को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, उसको खींचना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात आपको कि 2 अगर लेयर बिल्कुल बराबर जाएं तो उनमें से कोई भी दूसरे को नहीं छेड़ेगी, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। लेकिन एक लेयर फ्लूइड की, पार्टिकल फ्लूइड के इस स्ट्रीम में जो जा रहे हैं वो फास्ट जा रहे हैं, ये थोड़े से स्लो जा रहे हैं। तो जो स्लो जा रहा है वो उसके साथ बिल्कुल क्योंकि चिपके हुए हैं पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उसको खींचने की कोशिश करती है, थोड़ी सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। उसको हम कहते हैं कि विस्कोसिटी है इसके अंदर, ठीक है। आगे विस्कोसिटी भी पढ़ते हैं। दिस इज द रीजन कि डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं। जो तेज जा रही है लेयर वो स्लो जाने वाली लेयर के ऊपर जो है उससे फ्रिक्शन खाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड, अगर ये फोर्स ना होती डिफरेंट लेयर्स के बीच में तो फ्लूइड ज़्यादा इजीली फ्लो करता, ठीक है ना। लेकिन चूंकि फोर्स है, 2 लेयर्स एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं तो फ्लूइड फ्लो हिंडर होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है ना। एबिलिटी ऑफ द फ्लो टू रेजिस्ट फ्लोइंग, ठीक है ना, एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड टू रेजिस्ट फ्लोइंग, वरना फ्लूइड बहुत ही फ्रीली फ्लो करता। और हम चाहते हैं कि हमारा जो आइडियल फ्लूइड हो वो बिल्कुल फ्रीली फ्लोइंग हो, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड है। फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो, आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट फ्लोज परफेक्टली, that has no viscosity, that has no friction rubbing between different lamina of its layers, ठीक है ना। उसकी लेयर्स के जो बीच में फ्रिक्शन है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको वन वर्ड में जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं हमारा जो फ्लूइड होगा वो नॉन विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी जो है वो ईटा से शो करते हैं वो 0 होगी। और तीसरी चीज़ हमेशा लेमिनार फ्लो में ही होगा, हमने उसको हमेशा लेमिनार फ्लो में ही डिस्कस करना है। ये फ्लो, लेमिनार फ्लो क्या होता है डिटेल भी पढ़ते हैं आगे, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इररोटेशनल फ्लूइड, ये जो दोनों चीज़ें हैं पीटीबी वालों को नोट कर लेनी चाहिए, ये आपकी बुक में नहीं है। इररोटेशनल फ्लूइड ये है कि फॉर एग्जांपल इस गिलास में अगर पानी है और मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि ये पानी कहीं घूम तो नहीं रहा। अब मेरी नेकेड आई को शो नहीं होगा, पानी बिल्कुल रेस्ट के ऊपर होगा, मुझे लगेगा पानी बिल्कुल रेस्ट पर है, अंदर उसके कोई भी हुरिकेन इस तरह का कुछ नहीं। इस तरह आप चम्मच डाल देते हैं तो पानी रोटेट करना शुरू हो जाता है। कभी कभार पानी रुका हुआ भी होता है, लेकिन अंदर अंदर उसके डीप डाउन मॉलिक्यूल्स रोटेट कर ही रहे होते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि पानी का एक पडल लेते हैं
और उसके अंदर बहुत ही लाइट, ऑलमोस्ट जीरो मास वाला, 0.0001 ग्राम का उसका मास होता है। छोटा सा एक पैडल सा डाल देते हैं, वो एक गोल सा प्लास्टिक का होता है। आपकी लैब में शायद आपने देखा हो, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा शायद, अगर नहीं भी किया तो अभी हम इस बोर्ड पे कर लेते हैं। तो इस किस्म का छोटा सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है गोल सा, उसको उसके अंदर ना डाल देते हैं ऐसे पानी के ऊपर, वो तैरता रहता है ऊपर, और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो घूम रहा है, उसके अंदर स्ट्राइप्स होती हैं। ये अगर उसमें इसको साइड से देखो तो ऊपर से ये इस तरह लगता है, बिल्कुल इसके ऊपर अम्ब्रेला टाइप ना डिज़ाइन होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं ऑब्वियसली हर पोर्शन के। तो फिर मैं इसको देखता हूँ, ये अब उस पानी की सरफेस के ऊपर अगर तैरेगा और अगर ये रोटेट करेगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये फ्लूइड हल्का हल्का रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इसके बगैर ऐसे पानी बिल्कुल क्लियर है, इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है कि रोटेशनल फ्लूइड है कि नहीं है। तो हम उसके ऊपर ये डाल के देखते हैं, अगर रोटेट कर रहा होगा तो इसके ऊपर जब ये तैरता हुआ हल्का सा प्लास्टिक का टुकड़ा होगा, ये भी घूमेगा। तो इररोटेशनल फ्लूइड के केस में ये टेस्ट नेगेटिव आता है। इसके ऊपर हम जब प्लास्टिक का पटल डालते हैं, वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वो घूमता नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो फ्लूइड इररोटेशनल है। तो आइडियल फ्लूइड की एक ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। उसके अलावा उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हैं तो एक तो डेंसिटी फ्लूइड्स की चेंज हो जाती है, जबकि हमने कहा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि कांस्टेंट डेंसिटी वाला फ्लूइड होना चाहिए। हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसी पाइप में अगर यहाँ पर गर्म पानी है, यहाँ पर आगे आके मैं इस पाइप को ठंडा कर दूँ तो यहाँ वाला जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, यहाँ वाला फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी जो है वो, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर कंप्रेस हो गया, इसकी जो यहाँ पर गर्म है यहाँ पर उस फैल गया तो इसकी डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर ही अज्यूम करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब आप फ्लूइड्स को गर्म करते हैं तो उनके अंदर कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? अगर मैं यहाँ पर आग जला लूँगा तो इसके ऊपर वाली हवा गर्म हो जाएगी, ये हवा गर्म होकर इसके मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, ये लेस डेंस हो जाएगी। लेस डेंस का मतलब हल्की हो जाएगी। इर्द गिर्द वाली हवा अभी भी उतनी ही डेंसिटी वाली है, तो वो इस लेस डेंस हवा के ऊपर बोयंट फोर्स लगाएगी। जब भी कोई लेस डेंस चीज़ को ज़्यादा डेंस वाले फ्लूइड में डालते हैं तो वो फ्लूइड उसको उठा लेता है ऊपर, ठीक है ना। तो बाकी इर्द गिर्द की हवा इसको उठा लेती है, ये गर्म हवा राइज कर जाती है। अब ये यहाँ से राइज कर गई, पीछे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको खाली तो नहीं छोड़ना, इर्द गिर्द की ठंडी हवा फिर इधर आती है, फिर गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा इधर आती है। तो ये पूरा का पूरा एक कन्वेक्शन करंट सा, करंट का मतलब फ्लो, पूरा का पूरा फ्लो सा शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सारी हवा इस तरह सर्कुलेट कर जाती है कि सारी हवाएं गर्म हो जाती है। तो फ्लूइड्स में फ्लो करने वाले मटेरियल सब्सटेंसेस में इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन कन्वेक्शन है और आगे रेडिएशन है। तो सॉलिड्स में ज़्यादातर कंडक्शन से होती है, फ्लूइड्स में लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेक्शन होता है, और अगर कोई मटेरियल सब्सटेंस ना हो तो रेडिएशन होता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमेशा कोएग्जिस्ट भी करती हैं, कभी कभार कन्वेक्शन और रेडिएशन भी इकट्ठे हो रही होती हैं, लेकिन एक समझाने के लिए हम कह रहे हैं ये भी चीज़। तो ये कन्वेक्शन करंट जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो नॉर्मल अब वो फ्लूइड मैं जिस तरफ फ्लो करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इधर से फ्लूइड फ्लो करे, ये हवा फ्लो करे, उस तरफ चली जाए, और मैं इस फ्लूइड फ्लो को स्टडी कर रहा हूँ। अगर बीच में यहाँ पे आग जला ली तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट इस्टेब्लिश हो जाएंगे, फ्लूइड फ्लो जो मेरा था वो यहाँ पे आके हवा ऊपर चली जाएगी, तो मेरा फ्लूइड, मेरी हवा ठीक फ्लो नहीं कर रही, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी ना, लैमिनार फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखते हैं। ये आपने एक और चीज़ यहाँ पर देख ली, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब फ्लूइड फ्लो होता क्या है? बेसिकली फिनोमिनन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट लीविंग द मेन बॉडी ऑफ द लिक्विड। ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ लिक्विड के लिए है, इसीलिए मैंने इसको लिक्विड लिखा है। अदरवाइज जो गैसेज हैं उसके लिए आप सिर्फ यहीं तक रखें, फिनोमिनन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो आगे ये चीज़ है ना, ये सिर्फ लिक्विड के लिए है। गैस मॉलिक्यूल्स हैव द एबिलिटी टू फ्लो, गैस मॉलिक्यूल्स कैन लीव द मेन बॉडी ऑफ गैस। अगर यहाँ पर गैस है, डब्बा बंद है, मैं खोलता हूँ, ये गैस मॉलिक्यूल उड़ के कहीं और ही चला जाएगा, अपनी मेन बॉडी को, बाकी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर उसको छोड़ के अवे चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास गिलास में पानी है, मैं उसको देखता हूँ, उसको मैं पोर करता हूँ, तो उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा इकट्ठे ही फ्लो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक रेयर केस में हो सकता है कि मैं आधा पानी पोर करूँ, बीच में छोड़ दूँ तो बाकी उधर रह जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि वो सेपरेटली इधर उधर फ्री रैंडम मोशन में उनको फ्री छोड़ दें तो वो चले ही जाएंगे, ठीक है ना। दे ट्राई एंड स्टिक टू द मेन बॉडी, दे स्टिक टू द हार्ट। तो अच्छी डेफिनेशन इसकी यहीं तक होनी चाहिए जो दोनों फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई हो, ताकि हम इसको फ्लूइड फ्लो का नाम दे सकें, द फिनोमिनन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब ये है इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है वो दूसरे पॉइंट में है, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लोज पास्ट अक्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ यूनिट टाइम।
कि फ्लूइड इस तरफ फ्लो कर रहा है, मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर बैठ के टुकटुकी बांध के देखता रहता हूँ कि जी कितना फ्लूइड यहाँ से गुजरा है, और 1 सेकंड के अंदर मैं देखता हूँ कि 1 मीटर क्यूब यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड यहाँ से गुजर चुका है, तो मैं कहूँगा फ्लूइड फ्लो जो है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है। इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएटली हम फ्लो रेट भी कहते हैं। ये बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी वो सारी चीज़ें होंगी जो पहले हम हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद पढ़ते थे। ये स्केलर है, लेकिन जिस तरह से करंट था कि जी कितना चार्ज यूनिट से पर यूनिट टाइम फ्लो करता है, उसी तरह से ये फ्लूइड फ्लो है, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो करता है। तो ये है तो स्केलर, लेकिन इसकी डायरेक्शन स्टिल है। जिस तरह करंट की डायरेक्शन स्टिल थी, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, हम वहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी चीज़ें। बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स जब एफएससी को मैं पढ़ाता हूँ या ए लेवल्स वालों को, तो मैं पहले फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा लेता हूँ, बाद में करंट पढ़ाता हूँ, फिर ये वाले सारे चीज़ें फ्लूइड जैसी ही चीज़ें उधर अप्लाई होती हैं। वो V = IR, उसको हम यहाँ पर कहते हैं कि जी प्रेशर डिफरेंस पाइप के अक्रॉस है डेल्टा P। सो हम फिर करंट में मैं बोल रहा होता हूँ कि जी इस डेल्टा P का मतलब है वोल्टेज कितनी दी है आपने, और फ्लूइड फ्लो कितना कर रहा है उसको हम कहते हैं Q। तो उधर हम कहते थे कि फ्लूइड फ्लो को ही हम यहाँ पर करंट कह रहे हैं, तो समझाना आसान होता है। अब यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हमने करंट पढ़ लिया और अब इसको कर रहे हैं। तो खैर स्केलर क्वांटिटी है बट स्टिल हैज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरफ होगी? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। फॉर्मूला इसका आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। इस Q को कहते हैं फ्लूइड फ्लो। ये चार्ज नहीं है। बेसिकली आप जब आगे आएंगे, आप कार्डियोलॉजी जब पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप एमबीबीएस में आएंगे, आप कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पर हम जो चीज़ पर यूनिट टाइम के हिसाब से होती है उसके ऊपर हम इस तरह से डॉट लगा देते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड फ्लो, वहाँ पर हम ब्लड फ्लो को जब डिफाइन करते हैं तो हम ब्लड फ्लो को Q डॉट से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में नोटेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फिजिक्स की नोटेशन ये इस तरह से है। कार्डियोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे ऐसे ही शो की जाती है। पर यूनिट टाइम वाली हर चीज़ों को ऐसे शो करना चाहिए। तो खैर Q क्या है? डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो हुआ है, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। यूनिट इसका क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकंड, SI यूनिट है इसका। इसी हिसाब से इसकी जो है डायमेंशंस आप बना लेंगे कि L का क्यूब और टाइम का -1, ये कैपिटल T है, ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगी। एक और इसी से ही डिराइव शुदा जो फार्मूला है, आगे भी हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, वो ये है एरिया, ये है स्पीड ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। अब ये सारा का सारा जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया हुआ था, वो मल्टीप्लाइड बाय जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, उनकी स्पीड, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा वो फ्लूइड फ्लो का आएगा या फ्लो रेट का आएगा। अब देखें, आप इसको ज़रा सॉल्व करके देखें। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट या स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड ही हो गया। ये एग्जैक्टली वही का वही यूनिट है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है जिसके अक्रॉस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और उसके अक्रॉस फ्लूइड फ्लो जो कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, दोनों का प्रोडक्ट हमें बताता है फ्लूइड फ्लो। इससे एक और चीज़ भी, हम इसको रीअरेंज करें तो हम कहेंगे Q डिवाइडेड बाई A, V = Q डिवाइडेड बाई A। अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी कोई इक्वेशन लिखें उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोल के देखा करें, आपको वो इक्वेशन समझ में आएगी। अब V = Q/A लिखने से कुछ समझ में नहीं आता कि ये मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। इसको मैं ज़रा अंग्रेज़ी में या उर्दू में बोल के दिखाऊँ, मैं कहूँगा कि जी स्पीड ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू फ्लूइड फ्लो या फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। तो मैंने स्पीड ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर दिया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स? इट इज फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में से कितना फ्लो रेट है, दैट विल बी टेलिंग यू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। अब ये एक और स्टेटमेंट एडिशनल आपने पढ़ ली है। तो इक्वेशन को जब भी मॉडिफाई करें उसको अपने दिमाग में थोड़ा सा ऊंचा ही बोलने, किसने सुनना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोला करें। द इक्वेशन विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। ठीक है ना? मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही करना चाहिए। पहली मरतबा जब बंदा मैथ्स पढ़ता है उसको चाहिए कि वो इक्वेशंस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोले। अब हमने फार्मूला यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया, फ्लूइड फ्लो पढ़ लिया। हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, लेमिनार है और टर्बुलेंट है। लेमिनार को हम स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं। अब हम इनको रफ्ता इनकी जो बेसिक्स है वो क्लियर करते हैं। आपने ज़रूर रील्स में इस किस्म की वीडियोस देखी होंगी कि जहाँ पर पानी फ्लो कर रहा है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, एज इफ वो हवा में फ्रीज हो गया है। फिर वो बंदा इसको हाथ लगाता है तो पता चलता है कि नहीं, ये बिल्कुल फ्रोज़न नहीं था, ये एक्चुअल में तो फ्लो कर रहा था। तो वो इतना स्मूथ फ्लो है उसका
कि देखने में पता ही नहीं चलता कि मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब्ड हैं या एक दूसरे को लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इस किस्म का जो फ्लो होता है ये होता है लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्यों होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैमिनार फ्लो इज अ यूनिफॉर्म फ्लो, इट इज स्मूथ फ्लो। लैमिनार फ्लो में ये कुछ 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इस वजह से इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रीम्स विद इन अ स्ट्रीम वाली बात मैं इससे पहले भी शुरू में बता चुका हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूँ इस पाइप का, तो इस तरह से मुझे मिलेगा कि बाहर एक लेयर होगी, फिर उसके अंदर एक और लेयर होगी, फिर उसके अंदर एक और लेयर होगी। ठीक है ना, बाहर वाले लेयर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के डिफरेंटली मूव करनी है, डिफरेंट स्पीड से, उसके अंदर वाली उससे और स्पीड से, उसके अंदर वाली उससे और स्पीड से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ट्रैफिक को देखते हैं कि डिफरेंट लेन्स होती हैं डिफरेंट स्पीड्स वाली। अगर किसी को हाई स्पीड से जाना है तो वो हाई स्पीड लेन में रहेगा, जो मोटरसाइकिल है, छोटी गाड़ियां हैं जिसको कम स्पीड से ट्रैवल करना है वो कम स्पीड वाली लेन में रहेगा। तो लैमिनार फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स भी इस तरह से अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। तो होता इसमें क्या है कि जो सेंटर वाली बिल्कुल लेयर है, ये येलो वाली, इसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है। इसके जो बाहर वाली लेयर होगी ये रेड वाली, इसकी स्पीड थोड़ी सी इससे कम होगी। इसके जो बाहर वाली सबसे पेरिफेरल लेयर होगी वो सबसे स्लोएस्ट होगी। ठीक है, बेसिकली नेचर के इसी फिनोमिना को देखते हुए ही हमने अपना ट्रैफिक फ्लो डिज़ाइन किया है कि सेंटर में वो गाड़ियां रहें जो तेज़ मूव कर रही हैं, जिसने स्लो मूव करना है वो साइड पे हो जाए। इससे आप याद रख सकते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि पूरे के पूरे लिक्विड की एक ही स्ट्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस स्ट्रीम के अंदर छोटी छोटी मजीद स्ट्रीम्स हैं। ठीक है ना, इस तरह से अंदर फिर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। सो ये एक कॉन्सेप्ट होता है लैमिनार फ्लो में, स्ट्रीम्स विद इन अ स्ट्रीम या लेयर्स ऑफ फ्लूइड इनक्लोज्ड इनसाइड डिपेंडिंग अपॉन देयर वेलोसिटी। लेयर्स को लैमिना कहते हैं, इसीलिए इसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट है तो इसलिए स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, इनमें से हर लेयर एक सेपरेट लैमिना है या हर लेयर एक सेपरेट स्ट्रीम लाइन है, अलग है। ये दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं। सेंट्रल स्ट्रीम्स मूव विद ग्रेटर स्पीड एज कंपेयर टू द पेरिफेरल वंस, ये बात मैं पढ़ चुका हूँ। एंड स्ट्रीम लाइन्स डोंट क्रॉस ईच अदर। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर तो चलो ठीक है कि अगर आपको फास्ट मूव करना है अचानक से फिर आप अपनी लेन चेंज भी करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। जो पार्टिकल वो पेरिफेरल वाली स्ट्रीम में है वो हमेशा उसी स्ट्रीम में रहेगा, आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रीम्स मिक्स हो जाती हैं आपस में, सारा का सारा यहाँ पर खिचड़ी सी पक जाती है, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक और चीज़ आखिर में जो मैं बोलना चाहूँगा वो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको साइड से वो पाइप शो किया हुआ है। आप देखें ये वाले पार्टिकल्स पीछे रह गए क्योंकि ये कम स्पीड वाले थे। ये वाले पार्टिकल्स जो सेंटर बीच वाली स्ट्रीम वाले हैं, रेड से शो करना चाहिए, यहाँ पर भी रेड से शो किया है। रेड वाले जो हैं मीडियम स्ट्रीम वाले वो थोड़े से मज़ीद आगे हैं, और जो बिल्कुल सेंटर वाले थे वो सबसे आगे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूँ तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा। अब ये किस किस्म की शेप बन गई है, बुलेट शेप। बेसिकली ये एक पैराबोला है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि लैमिनार फ्लो में फ्लूइड प्रोफाइल इज अ पैराबोला, या लैमिनार फ्लो में फ्लूइड हैज अ पैराबोलिक प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल का वर्ड का मतलब लिंक्ड इन प्रोफाइल नहीं है। हम ये वर्ड प्रोफाइल आगे वेव्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप फ्लूइड्स इन मोशन या कोई भी पार्टिकल्स का सेट मोशन में है और उसको आपने बीच में रोक दिया है और देखा है कि किस अरेंजमेंट में है वो, तो हम कहेंगे कि इस टाइम इंस्टेंट पर इन पार्टिकल्स की प्रोफाइल इस तरह की है। स्टेशनरी वेव में आप पढ़ते हैं कि टाइम इंस्टेंट 0, टाइम इंस्टेंट t/4, टाइम इंस्टेंट t/2, टाइम इंस्टेंट 3t/4 नॉट 2। ठीक है, एंड टाइम इंस्टेंट t के ऊपर स्टेशनरी वेव्स की प्रोफाइल क्या है। आपकी जो डायग्राम बनी हुई है स्टेशनरी वेव्स की, उसका कैप्शन ही यही है कि हम डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पर स्टेशनरी वेव की प्रोफाइल देख रहे हैं। तो मतलब ये है कि इन टाइम इंस्टेंट्स पर स्टेशनरी वेव को रोक के देखेंगे तो पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमने एक टाइम पर रोका है पार्टिकल्स को, हमने देखा है शुरू में जैसे अभी पानी हमने छोड़ा नहीं था, बिल्कुल ये पाइप खाली था, तो उस वक्त ये सारे पार्टिकल्स हमने इकट्ठे छोड़े थे, यानी कि रेस शुरू हो रही है, सारे लाइन में ही बैठे थे। फिर जब उनको छोड़ा तो जो साइड वाले थे वो स्लो थे, सेंटर वाले बिल्कुल फास्ट थे। तो शुरू में वो सारे पार्टिकल्स एक ही लाइन में थे, लेकिन यहाँ पर आके हमने अब यहाँ पर टाइम इंस्टेंट रोक के यहाँ पर प्रोफाइल उनकी चेक किया तो हमने देखा है एक पैराबोलिक अरेंजमेंट में आ गए हैं, इन विच द सेंट्रल स्ट्रीम्स आर अहेड देन पेरिफेरल स्ट्रीम्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे पॉइंट इसको ऐड कर लें। पैराबोलिक प्रोफाइल होती है लैमिनार फ्लो की। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रेट लैमिना आपको शो किए गए, स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन शो की गई हैं। ऐसा भी होता है कि किसी जगह पर मोड़ आ जाती है
और जब जब टर्न आता है तो मोस्ट प्रोबेबली रियल सिचुएशन में वहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल्स वो लग के आपस में मिक्स हो जाते हैं, स्ट्रीम लाइंस आपस में क्रॉस कर जाती हैं, टर्बुलेंस हो जाती है, फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट पर चेंज हो जाता है। लेकिन जस्ट इमेजिन हमने ऐसी आइडियल कंडीशन रखी हुई है, ऐसा कंटेनर है, पाइप इतना स्मूथ है कि मोड़ से भी बिल्कुल उसी लैमिना में ही गुजर गए हैं, कुछ लैमिना ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो उस केस में इस तरह के लैमिना आपको मिलेंगे और किसी भी इंस्टेंट पर आप जब टेंजेंट लेंगे तो आपको फ्लूइड पार्टिकल्स की स्पीड का पता चल जाएगा। बिल्कुल जिस तरह फील्ड लाइंस में हम कहते हैं कि कर्व्ड अगर लाइंस है तो टेंजेंट लेके डायरेक्शन फाइंड आउट करो, वैसे ही यहाँ पर सीधे हैं तो जिस तरफ स्ट्रीम लाइन ड्रॉ की उसी तरफ फ्लूइड की मोशन है, यहाँ पे फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लैमिनार फ्लो हो गया। अब लैमिनार फ्लो में जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी आपने पीछे सुन लिया मुझे, अब आपको ये डेफिनेशन थोड़ी मेक सेंस करेगी। आपकी जो पीटीबी की बुक में लिखी हुई है कि लैमिनार फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय पार्टिकल्स विच पास दैट पॉइंट्स अर्लियर। आई डोंट नो ये डेफिनेशन किसने लिखी है, बट मेरे जो दिल से बद्दुआ निकलती है कि लैमिनार फ्लो जो कि इतना बेहतरीन टॉपिक था, जिसको इस तरीके से समझाया जा सकता था, बच्चों के दिमाग में घुसाया जा सकता था, उसको इस तरह से डिस्क्राइब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि अब आपकी पीटीपी में है ये डेफिनेशन और नहीं समझ आ रही होती बच्चों को, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। ये चीज़ें अब आपने समझ ली, अब इसको समझना आपके लिए आसान है कि पूरी की पूरी एक स्ट्रीम लाइन, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रीम लाइन को मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर अगर एक पार्टिकल है जिसने इस पूरे के पूरे पाथवे पर वो मूव कर गया, अब इसके पीछे एक और पार्टिकल आएगा, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा वो भी उसी पाथवे पर ही मूव करेगा क्योंकि स्ट्रीम लाइन उसकी सेम है, ठीक है ना। सारे इसने स्ट्रीम लाइन अपनी चेंज नहीं करनी। सो एवरी पार्टिकल दैट कम्स आफ्टर रेड पार्टिकल इज कमिंग आफ्टर द ब्लू पार्टिकल, दिस रेड पार्टिकल विल आल्सो फॉलो द सेम पाथवे एज द ब्लू पार्टिकल, इट विल नॉट गो स्ट्रे, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई हुई है। अब लैमिनार फ्लो का इस तरीके से डिस्क्राइब करना ये बहुत ही आई थिंक जालिमाना बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर अब आपने इस डेफिनेशन को भी समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपने यहीं से सही समझना है लैमिनार फ्लो का कि होता क्या है। अब हम आगे आते हैं टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर। जो फ्लो लैमिनार नहीं है वो टर्बुलेंट है, इसकी बेसिक सिंपल डेफिनेशन तो ये है, लैमिनार फ्लो नहीं है तो टर्बुलेंट होगा। अब ये नॉन आइडियल फ्लो है, जो लैमिनार था वो आइडियल था, हैज़र्ड है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन जिसमें बिल्कुल लीनियर आराम से नहीं जाती, स्ट्रीम अरेंजमेंट एब्सेंट है, अगर स्ट्रीम कहीं कहीं पर थोड़ी सी बन भी रही है तो वो स्ट्रीम्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, पार्टिकल्स एक स्ट्रीम के दूसरे स्ट्रीम वाले पार्टिकल्स को कोलाइड कर जाएंगे, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी। अब एक चीज़ होती है, आप कार्डियोलॉजी में आगे जब आएंगे तो आप वहाँ पर भी पढ़ेंगे, जब आप पोइज़िलॉज लॉ पढ़ेंगे उसमें भी आप पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। एक चीज़ होती है रेनॉल्ड्स नंबर जो डिफरेंशिएट करती है कि कोई फ्लो कितना लैमिनार या कितना टर्बुलेंट है। बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे कैथेटर लगाते हैं या एओर्टा में या इंफीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा में, तो हम देखते हैं कि ब्लड कितना वहाँ पे टर्बुलेंट है। अगर आपके दिल की शरियानों में कहीं पर प्लैक है, तो जब प्लैक बन जाता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जब ब्लड आता है यहाँ से प्लैक से टकराता है तो यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर हम किसी भी बंदे का जब कार्डियक असेसमेंट करते हैं कि उसका दिल कितना ठीक है, उसके दिल की शरियानों में प्लैक्स हैं कि नहीं है, या उसको हार्ट अटैक कहीं आने तो नहीं वाला, उसको की ज़रूरत है स्टेंट लगाने की, तो हम ये रेनॉल्ड्स नंबर उसका निकलवाते हैं। पहले हम टेस्ट करते हैं कि वो फ्लूइड कितना टर्बुलेंट हो चुका है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कितना प्लैक बन चुका है, ठीक है ना। डायरेक्टली आप प्लैक को जाकर मेजर तो नहीं कर सकते, तो फिर इसके थ्रू करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये परफेक्टली लैमिनार फ्लो है और इधर परफेक्टली टर्बुलेंट फ्लो है, एक रेंज बना लें, तो जितना ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर होगा हम कहेंगे वो फ्लूइड उतना ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है, जितना कम रेनॉल्ड्स नंबर होगा हम कहेंगे वो उतना ज़्यादा लैमिनार वाली साइड पर है, ठीक है ना। बिल्कुल अगर रेनॉल्ड्स नंबर है ही नहीं तो हम कहेंगे आइडियल रेनॉल्ड नंबर है, वो सारा का सारा लैमिनार फ्लो के अंदर ही आ जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर ज़्यादा वो रेनॉल्ड नंबर की बेस पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़्यादा लैमिनार वाली साइड पर है कि ज़्यादा टर्बुलेंट वाली साइड पर है, ठीक हो गया। ये आपने टर्बुलेंट फ्लो को भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं फ्लूइड ड्रैग के ऊपर। इससे पहले हमने सारा कुछ बेसिक पढ़ा, फ्लूइड फ्लो पढ़ा, फ्लूइड ड्रैग पढ़ते हैं, फिर टर्मिनल वेलोसिटी, फिर खत्म करते हैं। Whenever a particle moves through a fluid, the fluid exerts a force opposite to the direction of motion of particle. This force is called fluid drag, also called fluid friction. अब यहाँ पर बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल्स पड़े हैं और मैं क्या करता हूँ, इस पानी में या फ्लूइड में अपनी उंगली डालता हूँ, वो अपनी रेस्ट पर है अभी उंगली, फिर मैं वो उंगली मूव करवाता हूँ, तो अब मैं फ्लूइड को चीर कर जा रहा हूँ, बिल्कुल पानी का सीना चीर कर जा रहा हूँ, या उस अगर वो हनी है या कोई और फ्लूइड है तो उसको चीर कर मैं जा रहा हूँ। तो साफ ज़ाहिर है वो पार्टिकल्स टकराएंगे मेरी उंगली से मोशन से,
तो अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो फोर्स मेरी मोशन को अपोज कर रही है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड ड्रैग। बेसिकली ये फ्रिक्शन ही है बट फॉर फ्लूइड्स, ठीक है ना। रियल लाइफ में हम कहते हैं कि आप इस चीज़ को इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो नीचे वाली जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो ऊपर वाली जो आप रगड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो वो उसको अपोज कर रही है। सॉलिड्स के केस में यूँ होता है, वही चीज़ फ्लूइड्स के केस में, वही फ्रिक्शन को हम फ्लूइड ड्रैग कहते हैं कि आप मूव कर रहे हैं अगेंस्ट अ फ्लूइड और फ्लूइड आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। हमेशा इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ पार्टिकल ही होगी। अब स्टोक्स लॉ के मुताबिक फ्लूइड ड्रैग इज गिवन बाय एफ। फ्लूइड ड्रैग इज बेसिकली अ फोर्स, तो न्यूटन यूनिट होगा, सारी डायमेंशन फोर्स वाली होंगी। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा, ये ईटा है एन नहीं है, आर वी, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है। ईटा क्या है? ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कि कोई फ्लूइड कितना विस्कस है। अभी मैं पीछे भी बात कर चुका हूँ, विस्कोसिटी क्या होती है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स आपस में कितनी एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती हैं। वह डिपेंड करता है कि आपस में मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ये अंदर वाली स्ट्रीम बाहर वाली स्ट्रीम को जो है, या बाहर वाली स्ट्रीम स्लो है, वो अंदर वाली स्ट्रीम को थोड़ा सा मज़ीद रोकने की कोशिश करेगी, अंदर वाली स्ट्रीम को फास्ट होने से रोकेगी, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा फ्लूइड विस्कस होता है। तो उस विस्कोसिटी को फिर हम शो करते हैं इस ग्रीक लेटर ईटा से। आर क्या है? एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है। अब स्टोक्स लॉ जो है, स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही है। डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सेम वेलोसिटी से मूव करवाएंगे किसी भी फ्लूइड के अंदर, गिलास में पानी लेके या किसी लंबे से इस तरह स्ट्रीम फेक सी बना लेंगे, रेक्टेंगल, उसमें पानी होगा या कोई भी फ्लूइड होगा, उसमें अगर हम किसी डिफरेंट शेप वाली ऑब्जेक्ट को लगाएं, उसकी शेप डिफरेंट होगी, बिल्कुल चौड़ी चपटी होगी तो वो ज़्यादा फ्लूइड ड्रैग फेस करेगी, उसको मूव करना मुश्किल होगा। चप्पू जिस तरह से चलाते हैं, अगर बिल्कुल एक नीडल्स या उसमें डिबो के घुमाएं तो उसको घुमाना आसान होगा। तो डिफरेंट शेप्स पर डिपेंड करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक आइडियल स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, इसकी बेस पर फिर डेरिवेशन करने के बाद ये फार्मूला आता है। तो स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो आइडियल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जिसका रेडियस आर है और उसको हम एक फ्लूइड में घुमा रहे हैं जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, और हम उसको इस स्पीड से घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं या मूव करवा रहे हैं, इसके अंदर रख के हमने उसको स्पीड फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से उसके अंदर मूव करवाया, तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप मालूम कर सकते हैं न्यूटन में बाकायदा कि कितने न्यूटन्स उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी। ठीक हो गया। इसके ऊपर जाने से पहले हम पहले लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ क्या है कि ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है और ये लो स्पीड्स के लिए है। क्यों? क्योंकि लो स्पीड पर जब आप मूव करते हैं तो ये फार्मूला प्रेडिक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक किसी चीज़ को पानी में से घुमाएं, तो उसने तो पानी को ही साइड पे कर देना, तो बिल्कुल वो पानी को ही चीज़ देगी। तो अब जो हमारा फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं रहा, क्योंकि अब वो चीज़ ज़्यादा आसानी से मूव कर पा रही है, क्योंकि उसने सरफेस को ही ब्रीच कर दिया, पानी बिल्कुल इधर उधर साइड पे कर दिया। अब रॉकेट आप चला दें पानी में से, वो बहुत हाई स्पीड से मूव करेगा, उसके ऊपर कितनी ड्रैग फोर्स लग रही है, अब वो फिर स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन है, वो इसकी हद से वो बाहर है। उसके बाद आवा विस्कस मीडिया के लिए ही है, यानी कि नॉन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है, तो ये विस्कस मीडियम है जिसकी विस्कोसिटी है कोई ना कोई। हमने कहा था आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होती, उसकी स्ट्रीम्स आपस में रगड़ नहीं खाती, एक दूसरे को फ्रिक्शन से रोकती नहीं है, लेकिन विस्कस मीडियम है। तो इसका मतलब है नॉन विस्कस फ्लूइड जब होगा तो उसमें ड्रैग फोर्स क्या होगी? नहीं होगी। नॉन विस्कस फ्लूइड में से आप बिल्कुल फ्रीली चीज़ों को मूव करवा सकते हैं। तो ये जो है स्टोक्स लॉ, ये नॉन आइडियल विस्कस मीडियम के लिए इसकी विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैस टू अ चेंज इन शेप और मूवमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शंस रिलेटिव टू वन अनदर। पहले मैं बात कर चुका हूँ कि नेबरिंग पोर्शन एक स्ट्रीम लाइन और स्पीड पे जा रही है, एक स्ट्रीम लाइन स्लो जा रही है, तो जो तेज जा रही है ये स्लो वाली उसको रोकती है कि वो उसी शेप में रहे, आगे ना मूव करे। और इस तरह कहते हैं डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज द विस्कोसिटी। दिस विस्कोसिटी प्रिवेंट्स द फ्लूइड फ्रॉम फ्लोइंग फास्टर। अगर विस्कोसिटी ना होती तो वो लो विस्कोसिटी जितनी होगी तो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, तो वो फ्रीली फ्लो करता है। अब वो फ्रीली फ्लो कर रहा है तो फास्टर फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू ज़्यादा विस्कस फ्लूइड के। ये बात पहले कर चुके हैं, रिपीटिशन ही है, वही चीज़ है। बेसिकली ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए, विस्कोसिटी इज द ऑपोजिशन टू फ्लो। अब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसका भी वो सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है विस्कोसिटी का वो आप स्टोक्स लॉ से ही डिराइव करते हैं, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो आप ईटा को इधर लिख लेते हैं और आप उस साइड पर ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई
RV लिखते हैं। तो फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मूव्ड, ये इसका फार्मूला है। असूलन ऑब्वियसली ये स्टोक्स लॉ से डिराइव है, ये रियल फार्मूला नहीं है। इसका जो रियल फार्मूला है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो ना आपकी बुक में है ना ही आपके स्कोप में है, उसको एक्सप्लेन करना ना काफ़ी है यहाँ पर और ना ही उसका कोई यूज़ है। तो आप विस्कोसिटी को जो यूनिट बनाएंगे विस्कोसिटी का वो यहीं से आप निकाल लेंगे। यहीं से अगर आप निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, नीचे आप रेडियस क्या होता है मीटर्स में होता है, स्पीड होती है मीटर्स पर सेकंड में। तो क्या होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। सो ये इसका जो है वो फार्मूला है। सॉरी, ये सेकंड जब ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सेकंड या न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर रियल इक्वेशंस में हम पास्कल सेकंड लिखते हैं, क्योंकि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये सारा का सारा पास्कल के बराबर होता है। तो पास्कल सेकंड का वर्ड यूज़ होगा आपकी एफटीबी की बुक में भी, पीटीबी वाली बुक में आई डोंट नो कि उन्होंने कौन सा यूनिट यूज़ किया हुआ है। आई थिंक उन्होंने ये न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, लेकिन ये सेम चीज़ है, ठीक है ना। अब एक पास्कल सेकंड जो होता है वो 10 पॉइज के बराबर होता है, रट्टे वाली चीज़। जिस तरह आपने फोर्स का यूनिट डाइन याद करना है, वर्क का यूनिट ERG याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड का गॉस याद करना है, जो कि SI यूनिट नहीं है, CGS यूनिट है। तो ये CGS में इसका जो यूनिट होता है वो पॉइज होता है, ठीक है ना। अब एक पास्कल अगर 10 पॉइज के बराबर है तो एक मिली पास्कल एक सेंटी पॉइज के बराबर होगा। ये भी आपने याद रखना है, यानी कि मिली पास्कल का मतलब 10⁻³ पास्कल सेकंड और सेंटी का मतलब है 10⁻² पॉइज, और पॉइज को कैपिटल P से शो करते हैं, ये उसका सिंबल है। ये हमने देख लिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आपकी जो बुक है दोनों पीटीबी एफटीबी दोनों, ये बेसिकली एफटीबी की टेबल है। आपने क्या करना है, उसमें से सारा कुछ याद नहीं करना, आपने इथेनॉल की याद रखनी है, 1 मिली पास्कल सेकंड, ये याद रखनी है। उसके अलावा वाटर की पूछी जाती है कभी कभार, एयर की पूछी जाती है कभी कभार, और आपने आखिर में याद करना है वो करना है कि ब्लड की कितनी होती है, वो होती है 4। ये वाली याद करनी है, ये वाली बहुत ही कम पूछी जाती है। बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ब्लड की क्या है, वो होती है 4 मिली पास्कल सेकंड। आगे 10⁻³ तो मिली है, ठीक है। इसकी बेस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको बताता नहीं है कि क्या है, वो आपको सिंपली ये बताता है कि इंसान है, उसकी एओर्टा है, उसके अंदर फलां चीज़ है, और उस फार्मूला को ऐसा लग रहा होता है जिसमें आपको विस्कोसिटी डालनी होती है। अब चूंकि वो जिंदा इंसान है तो जिंदा इंसान बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ही है, और बॉडी टेम्परेचर के ऊपर फिर ब्लड की विस्कोसिटी ये है, तो फिर वो आपने वो वाली पुट कर देनी। तो इसलिए इसी को याद रखें, दोनों को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मिक्स हो जाता है। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। और ये भी इथेनॉल की याद रखनी है, मिथेनॉल की नहीं, वरना ये मिक्स हो जाता है। अब डेंसिटी और विस्कोसिटी में बच्चों को प्रॉब्लम है। विस्कोसिटी को जिस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जिस स्ट्रीम लाइन की फ्रिक्शन, ये आप में से ज़्यादातर बच्चों को पहले ये डेफिनेशन नहीं पता होगी। बच्चों को जब विस्कोसिटी वर्ड थ्रो किया जाता है तो वो लेमैन की तरह सोचते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है उसकी तरह सोचते हैं। उनको लगता है थिक फ्लूइड है, विस्कस है, थिन फ्लूइड है तो बहुत ही जो है वो पतला है। दिमाग में फ़ौरन उनके पहला शहद आता है कि शहद बहुत विस्कस है, तो या ऑयल जो है वो जो मोटर ऑयल होता है वो काफ़ी विस्कस है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उनको पूछा जाए कि फिर इसका मतलब है कि क्या हनी डेंस है, तो वो कहते हैं हाँ, डेंसिटी भी यही चीज़ होती है कि फ्लूइड कितना थिक है, कितना भारी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है बच्चे। डेंसिटी को डिफाइन करते हैं हम मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। अब क्वांटिटेटिवली हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर लिया, रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक हो गया, तो इसका फार्मूला भी होगा किलोग्राम मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन भी होगी मास लेंथ रेज़ टू पावर -3। ये सारा कुछ हमने देख लिया। स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये यूनिट नहीं है इसका, ये पीछे वाला कॉपी हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आती है, सारा कुछ आपको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कहते हैं सर जी ठीक है, ये तो आपने क्वांटिटेटिवली तो बोल लिया, आप क्वालिटेटिवली डिफरेंस बताएं इसका। फिजिकली इंटरप्रिटेशन तो हमारी ठीक ही है ना कि जो फ्लूइड ज़्यादा डेंस है वो ज़्यादा जो है विस्कस होगा, बिल्कुल ठीक बात है। मोस्ट ऑफन 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, जो फ्लूइड ज़्यादा डेंस होता है वो ज़्यादा ही विस्कस होता है, लेकिन ये हमेशा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है। बेसिकली विस्कोसिटी जिस चीज़ पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। अगर कोई फ्लूइड बहुत ही डेंस है लेकिन उसकी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो उसकी जब स्ट्रीम लाइंस मूव करेंगी तो वो आपस में एक दूसरे को स्लो डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगी, तो विस्कस फ्लूइड नहीं होगा वो, लेकिन डेंस होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा डेंसिटी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए यूज़ करते हैं।
अब लेकिन आप विस्कोसिटी सॉलिड की तो नहीं बता सकते, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग सब्सटेंस, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए आप ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, ये डेंसिटी को विस्कोसिटी से दूर रखना है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? होता इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट को हवा में यहाँ पे पकड़ कर गिरा दिया, बाहर हवा है, एयर फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं है, हवा है, उसका ड्रैग है। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा थ्रू एयर तो उसका फ्लूइड ड्रैग उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, फ्लूइड ड्रैग ऑपोजिट है। अभी फ्लूइड ड्रैग पढ़ के आए ना, तो ऑब्जेक्ट नीचे के ऊपर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? उसके वेट के बराबर। उसके ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? ड्रैग फोर्स। ठीक है ना। जैसे जैसे वो नीचे मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर था शुरू में, तो उसके ऊपर ये वेट तो उतना, ये ड्रैग फोर्स अभी ज़ीरो थी फॉर एग्जांपल शुरू में। फिर ड्रैग फोर्स जो है वो छोटी सी बढ़ी, फिर ड्रैग फोर्स और ज़्यादा होगी, वेक्टर में बड़ा करता जा रहा हूँ, फिर ड्रैग फोर्स और बड़ा हो गया, बड़े होते होते एक पॉइंट आया कि इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर के बराबर हो गई, यानी कि उसके जितना वेट है अब वो इतनी स्पीड पकड़ गया है कि उसके ऊपर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो उसके वेट के बराबर हो गई है। ठीक है ना। ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना इसके ऑब्जेक्ट की जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। ये फॉर्मूला है F = 6π/r_v। हमने पीछे स्टोक्स लॉ में पढ़ा, जितना ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स। तो अभी गिराया है, शुरू में उसकी स्पीड जीरो है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेट होता जाएगा जी की वजह से। जी की जितनी उसकी एक्सेलरेशन होगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स का वेक्टर बढ़ता जाएगा। mg वाला वेक्टर उतना ही है, वेट वाला वेक्टर उतना ही है, एक पॉइंट पर आकर ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते mg के बराबर हो जाएगी। तो अब क्या होगा? अब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ऑब्जेक्ट गिरता हुआ ऑब्जेक्ट क्यों एक्सेलरेट होता है? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड्स होती है, वेट वाली। अब एक पॉइंट पर पहुंचकर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गई है। सपोज ये 1 मीटर पर सेकंड था, फिर 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 3 मीटर पर सेकंड, बढ़ते बढ़ते 10 मीटर पर सेकंड पर जब इसकी वेलोसिटी पहुंची तो यहाँ पर पहुंचकर इसकी जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के बराबर हो गई और उसने इसको कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स जीरो हो गई। अब इसकी वेलोसिटी इससे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। अगर हवा ना होती, एयर फ्रिक्शन एब्सेंट होती और हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती। किस रेट पर? 10 मीटर पर सेकंड के रेट पर। हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़नी थी इनडेफिनेटली, जब तक वो गिर ना जाए, रुक ना जाए। ठीक है ना, ज़मीन पर ना आके गिरे। लेकिन अगर बीच में हवा है तो ये चूंकि हवा की ड्रैग फोर्स है तो एक पॉइंट तक जब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है उसके आगे नहीं बढ़ती। वो क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि उस पॉइंट पर आकर उसकी जो उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो वेट के बराबर हो गई है। तो अब उसके ऊपर नेट फोर्स है ही नहीं। अब चाहे वो आगे गिरता भी जाए तो अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही गिरेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी का। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराएं तो एक पॉइंट तक उसकी जो है बढ़ती है वेलोसिटी, उसके बाद वो एक्सेलरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के बाद उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ये है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और टर्मिनल वेलोसिटी अब कितनी होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी वेलोसिटी के बाद आके फर्दर एक्सेलरेशन नहीं होगी? ये तो हमने हाइपोथेटिकली बोल दिया ना कि 10 मीटर पर सेकंड के बाद आके कांस्टेंट हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के केस में ये डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है बाहर जो फ्लूइड जिसके अक्रॉस मूव करवा रहे हैं वो कितना विस्कस है वगैरह वगैरह। उस बेस पर टर्मिनल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है आपके लिए। एक तो स्टोक्स लॉ से हमने ड्राइव करते हैं, इससे भी कभी कभार इसका भी यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि स्टोक्स लॉ के मुताबिक ड्रैग फोर्स = 6π/r_v। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव हो जाएगी तो ड्रैग फोर्स mg वेट के बराबर होगी। तो हम फिर ये फॉर्मूला लिखते हैं कि mg = 6π/r_v और v की जगह फिर vt लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, कि जब f mg के बराबर होगा तो तब ये vt हो जाएगी। तो इसको रीअरेंज करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी = mg / 6π/r। तो इस फॉर्मूले से भी MCQ आ सकता है, न्यूमेरिकल सॉल्वेबल क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। इस फॉर्मूले से भी आ सकता है, विच इज़ 2gr² रो / 9η। ठीक हो गया। ये वाला फार्मूला भी आपने ज़रूर याद रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसका हम हल्का सा ग्राफ देख लेते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक नॉर्मल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने थ्रो किया है, ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया, उसका इस तरह का होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन।
वी टी। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन वी टी ग्राफ आएगा। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो जी के बराबर होगी, बिकॉज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो एक ऑब्जेक्ट जिसको गिराया है उसकी वी टी ग्राफ की स्लोप जी के बराबर होगी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जिसको एयर की प्रेजेंस में आपने गिराया है, अब वैसा नहीं होगा। शुरू शुरू में उसकी स्लोप होगी जी के बराबर, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी स्लोप कम होती जाएगी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पर टेंजेंट देखें, स्लोप कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में उसकी स्लोप जी के बराबर है, आहिस्ता आहिस्ता अब उसके ऊपर फोर्स एम जी के बराबर नहीं लग रही। शुरू शुरू में उसके ऊपर फोर्स एम जी लग रही थी, फिर ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू होगी, उसने इस वेट को कैंसिल करना शुरू कर दिया। तो फिर उसकी स्लीव जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एम जी से कम हो गई है। शुरू शुरू में अगर उसके ऊपर उसका वेट था 10 न्यूटन, तो उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी, वो एक्सेलरेशन जी से गिर रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर ड्रैग फोर्स बिल्डअप होना शुरू हो गई है, ऊपर की तरफ वाली फोर्स, उसने वेट को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। तो नेट फोर्स उसके ऊपर 10 न्यूटन से 9 हो गई, 9 से 8 हो गई, 8 से 6 हो गई, 7, 5 इस तरह कम होते होते 1 न्यूटन हो गई। तो उसी हिसाब से एक्सेलरेशन भी जी से कम होती गई है। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड अगर है तो यहाँ पर 8 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फोर्स 1 नेट फोर्स 1 न्यूटन से 0 न्यूटन हो जाएगी। ये वो पॉइंट होगा जब ये ड्रैग फोर्स वाला रेड वाला वेक्टर इस एम जी वाले वेक्टर के बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, और उस वक्त बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हमें लाइन देखने को मिलेगी। और हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर आकर जो है जी इज एक्सेलरेशन इज 0। शुरू शुरू में एक्सेलरेशन बिल्कुल जी के बराबर थी और नेट फोर्स जो थी वो एम जी के बराबर थी। यहाँ पर नेट फोर्स अब जो है वो 0 हो गई है और एक्सेलरेशन भी 0 हो गई है। तो अगर ये ऑब्वियसली इस तरह का ग्राफ एयर की एब्सेंस में नहीं बन सकता, एयर की एब्सेंस में बिल्कुल सीधा ही बनना था, लेकिन ये ग्राफ शुरू से ही डेविएट करना शुरू हो गया, एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। ये है ग्राफिकल डिपिक्शन कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और उसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये है एक पैराट्रूपर का ग्राफ के जो पैराट्रूपर है वो ऊपर से गिर रहा है और उसने बीच में अपना जो है पैराशूट खोल दिया है। ये आप में से जो ए लेवल्स वाले हैं, ये आपकी ए लेवल्स की जो है डायग्राम है। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगेन जो पैराट्रूपर फॉल कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ही फॉल कर रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस तो फॉल नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, शुरू शुरू में उसका देखें वेट वाला वेक्टर बड़ा है, ड्रैग फोर्स वाला वेक्टर छोटा है। आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स बढ़ती गई वेलोसिटी बढ़ने की वजह से। यहाँ पर वेट वाला वेक्टर और ड्रैग फोर्स वाला वेक्टर बराबर हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ वो बिल्कुल यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर गया था। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, पैराशूट खोलने से पहले का ग्राफ बिल्कुल टर्मिनल वेलोसिटी वाले ग्राफ की तरह ही है। लेकिन अब ये टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ये बहुत हाई होती है, यानी कि अगर उसको फ्रीली गिरने दिया जाए तो एक पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। वो जो वेलोसिटी होगी वो सपोज है अगर 100 मीटर पर सेकंड हाइपोथेटिकली, तो ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। 100 मीटर पर सेकंड अगर वो इसी पर आसरा रख ले कि मैं गिर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से सुकून से जाके लैंड करूँगा, नहीं, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब वो लैंड करेगा उसके नी जॉइंट्स टूट जाएंगे। ये काफ़ी हाई वेलोसिटी है, तो इस पर इत्तफा नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि वो जब गिरे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो आए तो वो इतनी वेलोसिटी ना हो, अच्छी खासी कम हो, तकरीबन इतनी वेलोसिटी से तो आए ताकि आराम से आके लैंड तो कर सके ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ऊपर की तरफ। अभी वो 100 से आ रहा है, हम इसको फर्दर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इसको स्लो डाउन करेंगे, एक हिसाब से ब्रेक लगाएंगे। तो ऑपोजिट फोर्स बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वो क्या करता है, पैराशूट खोल देता है। अब पैराशूट का रेडियस बड़ा है, साइज बड़ा है। हमने कहा था स्टोक्स लॉ के मुताबिक ड्रैग फोर्स क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पर जो आर है वो था रेडियस ऑफ स्फीयर। एक छोटी स्फीयर के ऊपर कम ड्रैग फोर्स लगेगी, बड़ी स्फीयर के ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स। जितना ज़्यादा एरिया आप कवर करेंगे ज़्यादा आपको फ्लूइड वो अपोज करेगा, ठीक है ना। बड़ा सा पैराशूट अब खोल लिया इसने तो ड्रैग फोर्स बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पर ड्रैग फोर्स का वेक्टर कितना बढ़ गया, वेट का वेक्टर उतना ही है, तो ड्रैग फोर्स का वेक्टर उधर है। इस केस में अब नेट फोर्स की उल्टी लग गई, हमने अब ब्रेक लगा दी उसके ऊपर, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। यहाँ पर नेट फोर्स नीचे ही थी, यहाँ पर आते आते नेट फोर्स 0 हो गई। इसके आगे अब नेट फोर्स उल्टी है, उसने पैराशूट खोल लिया, तो अब वो उसको ब्रेकें लग जाएंगी एक किस्म की, वो स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी ड्रेस्टिकली फॉल करेगी और यहाँ पर आकर फिर वो सुकून से अपनी नॉर्मल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। उसकी वेलोसिटी नॉर्मल हो गई क्योंकि 6 पाई ईटा आर वी के मुताबिक। यहाँ पर तो हमने फ़ौरन शेप को इंक्रीज़ किया ना, साइज़ बढ़ा दिया तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो गई।
तो इस ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई, ऊपर की तरफ फोर्स हो गई, वेलोसिटी कम हो गई वेलोसिटी अब इतनी कम हो गई है कि अब ड्रैग फोर्स जो है दोबारा वापस कम होते होते इधर mg के बराबर हो गई है। तो यहाँ पर आकर फिर वेलोसिटी मज़ीद कम हो जाएगी, मज़ीद कम होना रुक जाएगी, फिर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर अब ड्रैग फोर्स देखें, ड्रैग फोर्स और इसका जो वेक्टर है बराबर लेंथ का है, क्योंकि अब वो बहुत स्लो आ रहा है। ऑल्दो बड़ा सा पैराशूट खुला हुआ है लेकिन बहुत स्लो आ रहा है, तो ड्रैग फोर्स अब वेट के बराबर ही आके ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर वो बहुत फास्ट था, 100 मीटर पर सेकंड था, तो इतना बड़ा पैराशूट 100 मीटर पर सेकंड पर जब आएगा तो अच्छी खासी ड्रैग फोर्स होगी, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा थी। अब वेलोसिटी कम होते होते बहुत ही, सपोज यहाँ पर ऐसे 10 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बहुत कम है, तो ऑल्दो वही बड़ा पैराशूट खुला हुआ है लेकिन अब ड्रैग फोर्स उतनी नहीं है, ड्रैग फोर्स कम है, ड्रैग फोर्स इतनी कम है कि वेट के बराबर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते ड्रैग फोर्स कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी, यहाँ से यहाँ तक आते आते वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर हमने साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट या जो पैराट्रूपर है उसने अपना साइज़ बढ़ा लिया बेसिकली, इसलिए ड्रेस्टिकली उसकी वेलोसिटी गिरी है। अब वो इस वेलोसिटी से सुकून से लैंड कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड ड्रैग एट्सेट्रा। आखिर में एक चीज़ हम छोटी सी पढ़ते हैं, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, बेसिकली प्रेशर होता है क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये बातें आप पढ़ चुके हैं। यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या उसको हम पास्कल कहते हैं, जिसका P जो होता है वो A छोटा होता है और P आपने जो है उसका कैपिटल लिखना है, ठीक हो गया। एक चीज़ इसकी जो है कि ये भी स्केलर है लेकिन स्टिल इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। बेसिकली हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर कंसिडर करते हैं। अगर एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, गैस या लिक्विड, अगर बाहर की तरफ वो फोर्स लगा रहा है तो हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर है। अगर अंदर वैक्यूम है, बाहर हवा का ज़्यादा प्रेशर है, तो वो टोटल नेगेटिव प्रेशर उसके ऊपर लगेगा, हम कहेंगे उस कंटेनर के अंदर नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर क्या होता है। बाहर हवा के प्रेशर से अगर अंदर वाली गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और बाहर हवा की प्रेशर से अंदर वाली गैस का प्रेशर कम है तो हम कहेंगे अंदर वैक्यूम सी क्रिएट होगी, तो नेट उसके ऊपर अंदर की तरफ प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर कहलाता है। फार्मूला हो गया, इसका यूनिट हो गया, इसकी डायमेंशंस भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। फ्लूइड का प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो हम अब फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं निकाल सकते। आपके पास फ्लूइड है, आपको कोई कहे इसके अंदर बताओ कितना प्रेशर है, या आप समंदर में गए, आपको कोई बंदा कहता है कि समंदर में 1 किलोमीटर नीचे जाओ और बताओ कितना प्रेशर है, तो आप वहाँ पर कैसे फोर्स और एरिया कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए जो और फार्मूला है वो ये होता है, वो होता है रो जी एच। इसकी डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को जाननी है कि इस फार्मूले से ये फार्मूला कैसे आया तो वो मुझे डीएम कर सकता है, या आप ग्रुप में मुझे मेंशन करें, या आप जो है अनाउंसमेंट में भी मैं अगर कोई सवाल पूछूँ आप उसके रिप्लाइज में पूछें, अगर शौक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई इसका ना फ़ायदा है ना कोई। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है, इसमें डेंसिटी है, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच क्या है वो डेप्थ है जिसके ऊपर जाकर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस ग्लास में इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इसकी जो डेप्थ होगी सरफेस ऑफ द फ्लूइड से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा वो एच होगा, ठीक है ना। नीचे से ऊपर हाइट नहीं है, ये सरफेस से नीचे की डेप्थ है, ये बेसिकली दोनों को एच से ही शो करते हैं, हाइट और डेप्थ को। तो ये डेप्थ है जी और रो, यानी कि आपको उस फ्लूइड की डेंसिटी पता होनी चाहिए, आपको उस फ्लूइड जहाँ पर है वो प्लैनेट के ऊपर उसका जी पता होना चाहिए, और उस फ्लूइड में जहाँ पर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एच डेप्थ पता होनी चाहिए। इससे ये भी शायद जाहिर होता है कि डेप्थ के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, यानी इफ़ वी गो डीपर इनटू द सी प्रेशर विल बी हायर, एंड रो के बढ़ने से भी प्रेशर बढ़ता है, यानी कि डेंसर फ्लूइड्स हैव हायर प्रेशर एट द सेम डेप्थ एज कम्पेयर टू लेस डेंसर फ्लूइड्स। ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, खुदा आपका हम नासिर हो। खुदा हाफिज़।